हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज आपको आज शाम की पारी में जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा रीट मेंस एग्जाम का आयोजन किया गया, लेवल 2 के लिए साइंस और मैथ्स के लिए जो आयोजन किया गया, उसके पेपर को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपको लेवल 2 मैथ साइंस के पेपर में आपको 30 क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए थे, जो जिनके लेवल की अगर अपन बात करें तो लेवल उनका ठीक था। ज़्यादा आसान क्वेश्चंस भी नहीं थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं थे। 5-7 प्रश्नों को छोड़ दें अगर, तो उसके बाद क्वेश्चंस नॉर्मल थे। अगर आपने ठीक तैयारी की है तो आप इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। बात करें अपन क्वेश्चंस की, अपनी सीट में से कितने आए, अपने पढ़े हुए में से कितने आए, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल 30 क्वेश्चंस में से 23 क्वेश्चंस जो हैं वो कितने में से 30 क्वेश्चंस में से आपको सीट में देखने को मिलेंगे। और मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सीट में से कहां कहां से आपको क्वेश्चंस हैं। एक टेस्ट पेपर था रीट के लिए, मैंने फ्री टेस्ट पेपर आयोजित किया गया था, मेरे द्वारा आयोजित किया गया था। वो आप पोर्टल पर भी देख सकते हैं, ऐप पर भी देख सकते हैं। एक ही टेस्ट पेपर में से 2 क्वेश्चन थे उसमें से, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से 2 क्वेश्चन थे। और इन 23 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में से तो डिजिट भी चेंज नहीं थी, सेम डिटो सेम टू सेम डिजिट आपको दी गई थी। और वो क्वेश्चंस आपसे मैंने सीट में दिए थे और यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि कौन सी सीट में से कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपके क्वेश्चन सही हुए या नहीं हुए, उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताएं। शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 66। जो मेरे पास सीरीज है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना 66, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन जो है वो अनुपात रेशियो पर आधारित क्वेश्चन, रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है। और ये रेशियो पर आधारित क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीट में किस प्रकार है। देखो कहां पूछा गया आपको, अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है, अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ाया था आपको। और उसकी जो सीट अनुपात समानुपात की सीट है उसमें क्वेश्चन नंबर पहले ही पेज पर 12, 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आप देख सकते हो। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे, आपको क्लास में सॉल्व करवाए थे और आपको सीट में भी दिए थे। सेम यही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, आपको दिया गया है यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 हो तो आपको पूछा गया है 2x की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2 अनुपात 3x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। ये आपको अनुपात पूछा गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर x और y के मान आपको 3 और 2 दे रखे हैं। ये x और y के मान दोनों अनुपातों में आप रख दोगे और इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ x का मान तो 3 है, y का मान 2 है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 प्लस 4 तिया 12 और यहाँ 9 तिया 27 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना 30 अनुपात ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, 9 और 4 9 ती 27 और 23, 23 अनुपात 23 है क्या, देखते हैं अपन एक बार। नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती, 2y स्क्वायर, y का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 19 में से 27 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19, मतलब ये अनुपात आपको कितना मिलेगा 30 अनुपात 19 मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में इसमें दे रखा है मेरे वाली सीरीज में। और इस प्रकार के सेम 3 क्वेश्चन 12, 13 और 14 रेशियो अनुपात समानुपात की सीट में आप देख सकते हैं, जो डाल रखे हैं मैंने क्लास में आपको करवाए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। और ये सेम डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है उसमें। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट नंबर 2, टेस्ट जो 2 था, टेस्ट नंबर 2 था उसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। दूसरे टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। मैं आपको अगर पीडीएफ दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर टेस्ट पेपर 2 नंबर जो है उसका दूसरा क्वेश्चन था ये, अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 19 प्लस अंडरूट 29 प्लस अंडरूट 49 का मान क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे 3, 9, 7, 5 और उसका आंसर है पहला ही ऑप्शन है 3 नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हो ये सेम क्वेश्चन जिसमें एक सिंगल संख्या भी चेंज नहीं है, वो आपको एग्जाम में पूछा गया है और वही मेरे द्वारा आपको टेस्ट में आयोजित टेस्ट में आपको दिया गया था। देखिए इसको,
इसको सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था, अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 19 प्लस अंडरूट 29 प्लस अंडरूट 49। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट नंबर दूसरे में और दूसरे क्वेश्चन के रूप में दिया था, जो आपको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आज जो आयोजित की गई रीट मेंस लेवल 2 साइंस मैथ उसमें पूछा गया है। यहां पर सोल्व करें इसको, तो आपको मैंने बताया था अंडरूट के अंदर अंडरूट जब प्लस के रूप में दे रखा होता है तो ये क्वेश्चन अंदर से बाहर की ओर सरल होते हुए जाएगा। सबसे पहले अंडरूट 49 का मान होता है 7, 7 में जोड़ेंगे 29, 29 और 7 हो गए 36, और 36 का अंडरूट होगा तो हो जाएगा क्या 6, 6 में जोड़ेंगे कितना 19, 19 और 6 हो गए 25, 25 का अंडरूट होगा तो मान आएगा 5, 5 में जोड़ेंगे कितना 11, 11 और 5 16, 16 का अंडरूट करेंगे तो मान होगा 4, 4 में जोड़ेंगे कितना 5, 4 और 5 9, 9 का अंडरूट करेंगे तो मान कितना आएगा 3 आएगा। अंदर से अंडरूट करते हुए बाहर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले 49 का 7, फिर 7 29 में जुड़ेगा 36, 36 का अंडरूट 6, 6 जुड़ेगा किसमें 19 में, 19 से 25, 25 का अंडरूट 5, 5 जुड़ेगा 11 में, 11 का 5 16, 16 का अंडरूट 4, 4 जुड़ेगा 5 में, 9, 9 का अंडरूट 3। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 68 सॉरी 68 में बहुपद के गुणनखंड आपको पूछे गए हैं। बहुपद आपको दे रखा है क्या 4 अंडरूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 अंडरूट 3 के गुणनखंड आपको इसमें ज्ञात करने हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड के चैप्टर में मैंने आपको गुणनखंड करने काफी बताए थे। इसमें अंडरूट आपको दे रखे हैं, अंडरूट को अपन किस प्रकार सरल करेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 4 दूनी 8 और अंडरूट 3 और अंडरूट 3 हो गया 3, 8 3 24 हो गया। मतलब एक तरह से 4 अंडरूट 3 और 2 अंडरूट 3 को गुणा करेंगे तो आएगा 24। इस 24 के ऐसे गुणनखंड चाहिए अपने को जिनका योग कितना हो प्लस का 5 हो। 24 के गुणनखंड होते हैं 8 3 24। अगर इसमें ये प्लस की संख्या रखें, ये माइनस की संख्या रखें, तो दोनों को जोड़ने पर प्लस का 5 आएगा और गुणा करने पर 8 3 24 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। मतलब गुणनखंड आपके सही हैं। ये गुणनखंड अपन दोनों के बीच में रखेंगे तो क्या होगा 4 अंडरूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3x और माइनस का 2 अंडरूट 3। इसका ये मान हो जाएगा 5x को अपन ने इस प्रकार लिख दिया। अब इसको सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर 3 का अपन क्या करते हैं अंडरूट भी कर देते हैं और उसका स्क्वायर भी कर देते हैं। अंडरूट भी कर दिया स्क्वायर भी कर दिया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना अंडरूट 3x बचेगा। यहां पर बचेगा 2, इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा और एक अंडरूट 3 दोनों में है, अंडरूट 3 कॉमन आ जाएगा। एक अंडरूट 3 आ गया तो एक अंडरूट 3x बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो बचा प्लस, अंडरूट 3 बाहर आ गया तो बचा कितना 2। कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्याएं क्या हो गई समान, तो कोष्टक को अपन बाहर ले लेंगे कॉमन, अंडरूट 3x प्लस 2 को अपन ने बाहर ले लिया तो यहां तो बचा कितना 4x और यहां बचा माइनस अंडरूट 3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे, जो कि आप 2-3 स्टेप में आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रकार के गुणनखंड काफी आपको मैंने क्लास में करवाए हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, इसको मैंने आपको बताया था, अगर आपसे गुणनखंड नहीं हो या आपको प्रॉपर क्वेश्चन चैनल से नहीं आए तो आप ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हो। और अगर आप इसमें ऑप्शन का प्रयोग करते तो आप इनको अगर गुणा करके देखते, कोई भी ऑप्शन, कोई भी 2 ऑप्शन ले लें आप और उनको गुणा करके, ऑप्शनों को गुणा करके देखते और वो इसके अगर बराबर आता तो वो आपका आंसर होगा, वरना नहीं होगा। उसके द्वारा भी आप इसको सरल कर सकते थे। दोनों ही तरीके हैं आपके पास। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 जो कि आपसे एक थ्योरम पूछी गई है और ये थ्योरम मेरी आपको क्लास में करवाई हुई है और मैं आपको अभी दिखा देता हूं इसको। थ्योरम क्या है उसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इस प्रकार आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में आपको दे रखा है ये P है, ये R है, ये यहाँ पर आपको Q दे रखा है, यहाँ पर ये लंब डाला गया है T और ये कोण का अर्धक है
पी एस ये जो है ये कोण का अर्धक है, मतलब ये पी एस कोण का अर्धक है। तो आपको टी पी एस कोण टी पी एस पूछा गया, इसका मान क्या होगा वो मान अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी सीट देखें, चाहे आप रजिस्टर देखें, मैंने आपको लिखवाया था ये। देखिए इस प्रकार ये रहा, यहाँ इसमें आप देख सकते हैं एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में ए एम जो है वो लंब है और ए एन है वो इस ए कोण का अर्धक है। तो कोण एम ए एन का जो मान है वो 1/2 कोण बी और सी के अंतर का आधा, कोण बी और सी जो है इनके अंतर का आधा है। ये आपको मैंने इस क्लास में बताया था, क्लास में लिखवाया था। देखते हैं इसको सरल अपन करते हैं। सरल क्या करते हैं, अभी ये सीधी थ्योरम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये तो कोण क्या है, लंब है, ये पी एन तो क्या है, लंब है, और पी एस जो है ये इस कोण का क्या है, अर्धक है, मतलब ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके मध्य का ये कोण पूछा जाता है, और ये जो कोण होता है वो इन दोनों के अंतर का आधा होता है। इन दोनों का अंतर मतलब कोण आर और कोण क्यू जो है उनके अंतर का आधा होता है, इन दोनों के अंतर का आधा। और वो आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कोण। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है अपने को, सॉरी क्यू आर सही है, कोण क्यू जो है वो कोण आर से बड़ा है, ये बता रखा है। कोण क्यू जो है वो कोण आर से बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, मतलब कोण क्यू में से किसको घटाएंगे, आर को घटाएंगे। बड़े कोण को पहले, बाद छोटे कोण को बाद में रखेंगे। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन में ये दे रखा है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं अपन इसके बाद इससे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर, चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए किस प्रकार से है, अर्धवार्षिक भी जोड़ा गया है और वार्षिक भी जोड़ा गया है, दोनों ही रूपों में क्वेश्चन को सरल किया गया है। जब कोई धनराशि है उसको 20% की दर पर 20% की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। समय क्या है, 1.5 वर्ष है। जब किसी धन को 20% की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रम से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर, एक बार ब्याज को कैसा जोड़ा, वार्षिक, एक बार ब्याज को कैसा जोड़ा, अर्धवार्षिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 रुपए का अंतर आता है। ब्याज में कितना अंतर आता है, 264 रुपए का अंतर आता है। तो वह धनराशि कितनी है, धनराशि ज्ञात करनी है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप एक्स मान के भी कर सकते हो, आप 100 मान के भी कर सकते हो, जिस तरीके से आप करना चाहें उसी से कर सकते हैं। मैं 100 मान के आपको बता देता हूं। मान लेते हैं धनराशि कितनी है, 100। एक बार अपन यहां पर ब्याज की अवधि वार्षिक लेते हुए ब्याज निकालते हैं, ब्याज की अवधि वार्षिक लेते हुए क्या निकालते हैं, यहां पर ब्याज निकाल लेते हैं, या आप ये कहो मिश्र धन निकाल लेते हैं, बात एक ही है। तो यहां से जब मिश्र धन अपन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बट्टे 100 होता है। तो 1 प्लस दर बट्टे 100 करेंगे तो 120/100 आएगा, दर 20% है तो 120/100 आएगा, 120 बट्टे में 100, और इंटू में अगले वर्ष समय आधा है तो दर आधी हो जाएगी, दर आधी हो जाएगी तो 20 की आधी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी मतलब 110 बटे में 100 जाएगा। मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय होता है। समय पूरा समय 1 वर्ष है तो पूरा 120/100 हो गया। फिर समय आधा वर्ष है तो ये दर आधी होगी, 110/100 हो गया। सरल इसको करेंगे, 100 से 100, 20 से 20, 12 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 132। यहां से मिश्र धन आया 132 रुपए। अब अपन ब्याज की अवधि को क्या लेते हैं, अर्धवार्षिक लेते हैं या 6 माही लेते हैं। ब्याज की अवधि को अर्धवार्षिक लेंगे तो दर आधी समय दुगुना होगा, दर आधी होगी तो दर तो हो गई 10%, समय हो गया यहाँ पर कितना, 3 वर्ष हो गया। समय दुगुना कर दिया 3 वर्ष, दर आधी कर दी 10%। अब अपन दोबारा मिश्र धन निकालते हैं, इसका मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन तो कितना है 100, और दर कितनी है 10%, तो डेल्टा होगा 110/100। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि समय कितनी है, समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 बार कर दिया अपन ने। सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, देखिए 1 0 से 1 0, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 बट्टे में 10 है, 10 को हटाएंगे तो 133.1, ये मिश्र धन आया यहाँ पर। क्या मुझे यहाँ पर आप ब्याज का अंतर बता सकते हैं, यहाँ ब्याज आया 32 रुपए क्योंकि 132 मिश्र धन है, 100 उसमें से क्या है मूलधन है, तो ब्याज क्या हुआ यहाँ पर ब्याज हुआ कितना 32 रुपए का। यहाँ ब्याज 133.1 जो है वो क्या है मिश्र धन में से 100 रुपए मूलधन के घटाएंगे तो ब्याज कितना आया 33.1।
यहां पर आपको पहले से क्वेश्चन में बता रखा है दोनों स्थितियों में ब्याज का अंतर है वो 264 है। जबकि यहां पर देखें तो दोनों स्थितियों में ब्याज का अंतर 1.1 रुपए का है, तो ये 264 मान होगा 1.1 का। जो पूछा गया उससे गुणा, पूछा क्या है धनराशि, धनराशि कितनी मानी थी 100, तो 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो वह धनराशि कितनी होगी यहाँ पर 24,000 रुपए होगी और आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71, जो कि आपको प्रतिशत पर आधारित दिया गया है, जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, कमी, वस्तुओं का मूल्य, इस प्रकार पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन 71 जो है प्रतिशत की सीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 परसेंटेज की जो सीट है, उस परसेंटेज की सीट में, ये परसेंटेज की सीट अपनी, इसमें क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक कीमत की तुलना में 10% कम हो जाती है, तो संपत्ति की वर्तमान कीमत अगर 8100 रुपए हो तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। आपको समय दे रखा है 3 वर्ष, मैंने इसमें 2 वर्ष करवा रखा है। इसी पर आधारित जनसंख्या की क्वेश्चन 92, 93, 94, 95 ये जनसंख्या के आधारित क्वेश्चन दिए गए थे आपको परसेंटेज की सीट पर, जिसमें से 94 नंबर क्वेश्चन जो है वो 10% ही है, उसमें केवल समय का अंतर है 2 वर्ष और 3 वर्ष का। देखते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं। अपन आपको दे रखा है एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य, एक लैपटॉप है उसका वर्तमान मूल्य 6,561 रुपए है, इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, जब कमी हो तो उसकी क्या भिन्न बनती है, वृद्धि होती है तो प्रतिशत 100 में जुड़ता है, कमी होती है तो 100 से घटता है। 10% की जब कमी है तो 90 बटे में 100 या 100 बटे में 90, इसकी दो भिन्न बनेंगी। प्रत्येक प्रतिशत की आप दो भिन्न बना सकते हो। वृद्धि सदैव 100 में जुड़ती है, हानि 100 से घटती है, या कमी भी 100 में घटती है। 10% की कमी है तो 90 बटा 100 या 100 बटा 90, ये दो भिन्न बनेंगी। इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है, ये इनमें से बड़ी भिन्न है और ये इनमें से छोटी भिन्न है। आपको पता है आज लैपटॉप का मूल्य है 6,561, प्रतिवर्ष मूल्य में कमी होती जा रही है, तो 3 साल पहले तो मूल्य ज्यादा ही होगा, प्रतिवर्ष मूल्य कम होता जा रहा है तो 3 वर्ष पहले तो ज्यादा होगा, तो इसके मान को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के लिए अपन बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, और बड़ी संख्या कितनी है 100 बटा 90, कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, क्योंकि समय कितना है 3 वर्ष है, इसलिए अपन इसको 3 बार गुणा करेंगे। इसको अपन बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 9 को काटेंगे तो ये पूरा 3 बार काटेंगे तो 9 बार ही कैंसिल होगा, और 9 आगे 3 जीरो और हैं, तो उस लैपटॉप का जो 3 वर्ष पहले जो मूल्य था वो कितना होगा, यहाँ से 9,000 रुपए होगा। आसानी से आप इसको सरल कर सकते हैं। बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 आपको क्या दे रखा है, वास्तविक संख्या नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास में करवाया था मैंने आपको। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में क्या अंतर है, काल्पनिक संख्याएं क्या बताई थी मैंने आपको, जिनमें काल्पनिक कह सकते हो या वास्तविक अवास्तविक कह सकते हो, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, जो अंडरूट के अंदर, जिनमें अंडरूट के अंदर क्या हो, माइनस हो, वे संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, वे काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहती हैं, उन्हें अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और आपको पूछा अवास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या नहीं है वो कौन सी है, तो अंडरूट 4 आपको ऑप्शन में दे रखा है, वो संख्या क्या है, अवास्तविक है, और वो अपना आंसर भी है। क्लास में करवा चुका हूं मैं आपको, संख्या पद्धति में बताया था मैंने आपको, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए किस प्रकार से आपसे पूछा गया है सॉरी 73 में देखिए आपको दशमलव प्रसार पूछा गया है। क्या दशमलव प्रसार 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे 0.83, 0.83 के ऊपर बार, 0.23, 0.55, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, मैं आपको बताऊं इसको किसमें पूछा गया है।
वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार की आपकी सीट है, उस सीट में आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसी पर आधारित हैं। संख्याएं आपको दे रखी हैं और उनका दशमलव प्रसार पूछा गया है। इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं और उनका दशमलव प्रसार आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप सीट में देख सकते हैं। देखिए 15 और 16 को अपन सरल करते हैं। 15 और 16 की जैसा ये है, इसको सरल करते हैं। इसको जब सरल करेंगे तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा मान कितना 5/6, 6 लघुत्तम आ जाएगा। तो 2 + 3 5/6 आएगा। और 5 में जब 6 का आप भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव 0.0 लगा देंगे, 6 का भाग देंगे तो 8 पर जाएगा, बचे 8 6 48 बचेंगे 2 0 और 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18 इस प्रकार चलेगा ये। और आप इसको क्या लिख सकते हो 0.8, यहाँ पर 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इसका जो मान वो आपको प्राप्त होगा वो 0.8 3 के ऊपर बार प्राप्त होगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रकार इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है 74। अगला जो क्वेश्चन है वो भी 74 सेम इसी पर आधारित दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कैसा है, आपको दे रखा 0.1254 और 54 के ऊपर यहां पर बार है। इसका भिन्न निरूपण क्या है, इसको भिन्न के रूप में आपको चेंज करना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1242 बट्टे में 1653 और 12545 बटे में आपको दे रखा है कितना 5 जीरो हैं और 69 और 555, 69 और 550, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखिए इसका दशमलव निरूपण पूछा है, आप वही सीट है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, उसी सीट में आप क्वेश्चन नंबर देखें 10 नंबर दूसरे पेज पर ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपको पूछा था 0.3939 का साधारण भिन्न है, इसको साधारण भिन्न के रूप में चेंज करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में दे रखा था और ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल सेम है। अब आप इसको किस प्रकार सरल करेंगे, देखिए उसको अपन सरल करते हैं। देखिए यहां पर जब इसको आप सरल करेंगे तो दशमलव भी हटेगा, बार भी हटेगा, तो बचेगा 1254 और माइनस जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है वो माइनस होंगे, जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 12 के ऊपर, तो 12 तो माइनस हो गया। और 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 तो 9 होंगे, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 होंगे। इस प्रकार आप इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहां से 1254 में से 12 घटाएंगे तो 1242 बटे में 9900, और इसको आप और सरल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको बचेगा 69.550, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको 9 का भाग 3 का भाग किसी से भी आप डिवाइड करें वो डिवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं अपन इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 माध्य या औसत में से आप कह सकते हो। और इस प्रकार के सेम क्वेश्चंस मैं अभी आपको सीट में दिखाता हूं, आप माध्य की सीट देखें या औसत की सीट देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, आपको माध्य की औसत की जो सीट है, माध्य समांतर माध्य या औसत की जो सीट है उस सीट में आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देख सकते हैं। 21 नंबर क्या है, 19 परिणामों का औसत 111 है, यदि प्रथम 10 परिणामों का औसत 82 है, अंतिम 10 परिणामों का औसत 129 है, तो 10वां परिणाम क्या होगा। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करो। सेम इसी पर आधारित ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 ये इसी पर आधारित हैं। देखते हैं इसको अपन सरल करते हैं। यहां पर आपको 75 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं उसको। आपको दे रखा है प्रथम 7 प्रेक्षणों का मध्य, प्रथम 7 प्रेक्षण है उनका मध्य 18 है, पहली 7 संख्याओं का मध्य 18 है तो उनका कुल योग क्या होगा, 7 से गुणा कर देंगे। और अंतिम 7 जो प्रेक्षण हैं उनका मध्य कितना है, उनका मध्य 20 है, तो उनका कुल योग क्या होगा 140 होगा। 7 और 7 14 संख्याएं हो गई और 14 संख्याओं का कुल योग यहां पर कितना होगा 266 हो जाएगा। ये 14 संख्याओं का कुल योग है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात करना है अपने को, यदि 13 प्रेक्षणों का मध्य 19 हो, यदि 13 प्रेक्षण जो हैं और उन 13 प्रेक्षणों का मध्य कितना है 19 है,
जब 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है तो 13 प्रेक्षणों का कुल योग क्या होगा, 13 से गुणा करेंगे और 13 से गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा, 247 आ जाएगा। इस प्रकार आप 7 और 7 14, 14 प्रेक्षणों के योग में से 13 प्रेक्षणों का योग घटा देंगे, 13 प्रेक्षणों का योग घटा देंगे तो आपको 7वां प्रेक्षण जो पूछा गया है वो प्रेक्षण पता चल जाएगा और यहां पर आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। मतलब 7वां प्रेक्षण जो होगा वो आपका कितना होगा, 19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने आपको कल परसों एक वीडियो बताया था जिसमें आपको ये बताया था कि आपको क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार सरल करना है। प्रत्येक क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं आप बेसिक से सरल करें, आप उसको ऑप्शन से भी सरल कर सकते हैं, आप उसको अन्य किसी तरीके से भी सरल कर सकते हैं। उसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 76। अगर आप इसको मानकर, संख्या को मानकर सरल करते हैं तो ये आपके लिए लेंदी पड़ेगा, जबकि आप इसको ऑप्शन से सरल करते हैं तो ये बहुत ही आसान होगा। कैसे? 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। क्या आप इनमें से ये कोई संख्या बता सकते हो जो अपने अंकों के योग से 4 गुना हो? जैसे मान लो पहला ऑप्शन है 42 है, अंकों का योग कितना होगा, 4 और 2 6, उसका 4 गुना 6 चौक 24 है क्या? नहीं है, मतलब वो ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन कितना है 48, अंकों का योग 8 और 4 12, उसका 4 गुना 12 चौक 48 है, बिल्कुल एक शर्त पूरी हो गई। आगे यदि 18 जोड़ दिए जाएं, यदि 18 जोड़ दिए जाएं तो अंक अपना स्थान बदल देते हैं। अगर 18 जोड़ दिए जाते हैं तो 6 और 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 66। अंकों का स्थान नहीं चेंज हुआ, मतलब ऑप्शन क्या है, गलत। तीसरा ऑप्शन है 24। 24 में आप देखो अंकों का योग 2 और 4 6, उसका 4 गुना करेंगे तो 6 चौक 24 ही आएगा, ठीक है। और 18 जोड़ दें, 18 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 और 4 42 हो गए। 24 2 और 4 4 और 2, अंकों का स्थान बदल गया 18 जोड़ते ही। दोनों शर्त पूरी हो रही हैं, इसका मतलब ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप बेसिक से भी कर सकते हो, आप इस प्रकार सीधा भी ज्यादा आसानी से सरल कर सकते हो। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बहुलक का बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सीट में आपको काफी इस प्रकार के क्वेश्चंस दे रखे थे। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, बहुलक की सीट में आपको क्वेश्चन नंबर 24 25 देख सकते हैं आप। माध्य माध्यिका बहुलक सांख्यिकी स्टैटिक्स जो मैंने पढ़ाई थी, स्टैटिक्स में आप क्वेश्चन नंबर 24 और 25, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि प्रेक्षण 3 4 3 5 3 6 6 एक्स का बहुलक 4 हो तो एक्स का मान बताओ। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बहुलक के बहुत ही आसान और सबसे सिंपल और सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने बताए थे। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, निम्न आंकड़े कौन से हैं, 15 14 19 20 14 15 16 14 15 18 14 19 15 17 और 15, ये जो आंकड़े दे रखे हैं आपको इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। यहां पर अगर आप काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो आपको 15 की मिलेगी, 1 2 3 4 और 5। 15 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 5, जबकि 14 की बारंबारता देखें तो 1 2 3 और 4 है। 14 की बारंबारता 4 है, इसलिए यहाँ पर बहुलक जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक होता है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो किसकी है, 15 की है, तो बारंबारता 15 की है, तो ये बहुलक भी यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की जो कीमत है, प्राइस को अपन मान लेते हैं क्या, पी। क्वेश्चन नंबर 78, हीरे की जो प्राइस है उसको अपन पी मान लेते हैं, उसका भार जो है उसको अपन एक्स मान लेते हैं, भार को वेट को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। प्राइस है वो समानुपाती है किसके, वजन के वर्ग के समानुपाती है। अब इसको अपन सरल करते हैं, यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको p बराबर मान लेते हैं k इंटू में एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर यहाँ पर कोई अचर संख्या अपन ने मान ली और वो p बराबर के एक्स स्क्वायर, अपन ने इसको समानुपात को हटाया, इक्वल किया, तो यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया, k मान लिया। अब एक हीरा, ये प्राइस, ये इस हीरे की बेसिक प्राइस है, ये उसका पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य है ये के एक्स स्क्वायर। अब एक हीरा 4 भागों में टूट गया, 4 भाग कौन से हैं,
1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। तो क्या मुझे अब कुल वजन अपन ने x माना था, वेट क्या माना था, x माना था, और उसको इस अनुपात में आप बांट सकते हैं। कुल वजन को इस अनुपात में अपन बांट सकते हैं। कुल वजन अनुपातों में 4, 3, 7 और 3, 10 है। तो पहला जो भाग होगा वो तो क्या होगा, x 1x बटे में 10, दूसरा भाग होगा 2x बटे में 10, तीसरा भाग होगा 3x बटे में 10, और चौथा भाग होगा वो क्या होगा 4, 1 2 3 4 ही है, 4 बटे में 4x बटे में 10। ये चारों भाग हो गए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। कुल वजन x आपने माना था, उसको अपने चारों अनुपातों में बांट दिया, तो ये चारों जो भाग अलग अलग हैं उनका ये भार हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 रुपए कब में बेचे गए। जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो प्रारंभिक मूल्य से 2,10,000 रुपए में कम बेचे गए। प्रारंभिक मूल्य आपने मान लिया, तो अब इन चारों टुकड़ों की कुल कीमत आप निकालो, और पहले वाली कुल कीमत और नई वाली जो कीमत है उनका अंतर है वो 2,10,000 रुपए है, उसके बराबर करेंगे। जैसे ही अपन बराबर करेंगे तो आपको हीरे की प्रारंभिक कीमत पता चल जाएगी। देखिए इसको अपन सरल करते हैं। यहां पर प्रत्येक टुकड़े की कीमत अपन निकालते हैं। तो पहले टुकड़े की कीमत मैं P1 लिख रहा हूं। पहले टुकड़े की कीमत P1 बराबर K इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इसका पहले भाई वेट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब वेट का वर्ग, वेट क्या है एक्स, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे टुकड़े की कीमत निकालेंगे तो P2 बराबर क्या होगा K इंटू में वेट का वर्ग, वजन का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, ये सरल करेंगे तो 4x स्क्वायर बटे में 100 जाएगा। इसी प्रकार तीसरे टुकड़े का कीमत निकालेंगे तो P3 बराबर K इंटू में 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर 100। इसी प्रकार चौथे टुकड़े की कीमत निकालेंगे तो P4 बराबर K इंटू में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर बटे में कितना होगा 100 जाएगा। ये चारों टुकड़ों की कीमत आपने अलग अलग ज्ञात कर ली। ये पहले टुकड़े की कीमत, दूसरे की, तीसरे की और ये चौथे की। चारों टुकड़ों की कुल कीमत को जोड़ देते हैं और वो कीमत है और प्रारंभिक कीमत का अंतर जो है वो बराबर होगा किसके, 2,10,000 रुपए के। वो दे रखा आपको, देखिए कैसे। मूल कीमत आपने मानी थी कितनी, के एक्स स्क्वायर, और माइनस अब नई कीमत क्या होगी, इन चारों को जोड़ेंगे, चारों को अपन जोड़ देते हैं तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर बटे में 100 प्लस के कितना है यहां पर 4 के एक्स स्क्वायर है, 4 के एक्स स्क्वायर बटे में 100 प्लस का के इंटू में 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बटे में 100 प्लस के इंटू में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर बटे में 100। ये सबको अपन ने जोड़ दिया। प्रारंभिक कीमत में से नई कीमत घटा दी और उस कीमत का जो अंतर आएगा वो 2,10,000 रुपए का आएगा। उसके क्या कर दिया अपन ने बराबर। अब इसको सरल करेंगे अपन, सरल करेंगे तो के एक्स स्क्वायर सब में है वो कॉमन आ जाएगा। यहां पर के एक्स स्क्वायर पहले से है, के एक्स स्क्वायर ये तो पहले से है, और माइनस के एक्स स्क्वायर इसमें से सब में से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। इनको अपन जोड़ बाकी कर लेंगे। लघुत्तम सबका कितना आएगा 100, लघुत्तम कितना आएगा सबका 100, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर और बराबर कितना है 2,10,000 रुपए, 2,10,000 के बराबर होगा। और इसको अपन सरल करेंगे यहाँ पर तो के एक्स स्क्वायर दोनों से अपन क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का सॉरी ये एक्स स्क्वायर तो बाहर आ चुका, एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका तो 30/100 ही बचेगा। और के एक्स स्क्वायर यहाँ पर अपन बाहर कॉमन लेंगे तो 100 माइनस का 30 कितना बचेगा यहाँ पर सीधा 70/100 बचेगा। 70/100 बराबर 2,10,000 रुपए। और यहाँ से के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि के एक्स स्क्वायर आपने प्रारंभिक वैल्यू मानी थी, हीरे का प्रारंभिक मूल्य निकाला माना था, तो के एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 70/100 उधर जाकर क्या हो जाएगा 100/70 हो जाएगा, और 100/70 हो जाएगा। 0 से 1 0, 7 से काटेंगे 3 बार और 3 के आगे ये 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हीरे की जो प्रारंभिक कीमत होगी वो कितनी होगी, प्रारंभिक कीमत 3 लाख रुपए होगी, और वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर अपन इसको बेसिक से इसी प्रकार से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपको हीरे की प्रारंभिक कीमत दे रखी है।
आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद 78 के बाद 79 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, उसके बाद उससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस आसान थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 79। देखिए मैं आपको रेशियो की सीट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिखाता हूं। रेशियो की सीट आप देखें, उसमें क्वेश्चन नंबर 67 रेशियो अनुपात समानुपात की सीट है, उसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग ही आपको उसमें पूछा था, दोनों संख्याओं का योग ही मैंने इसमें दे रखा है, उसमें भी 4 ही जोड़ा है, इसमें भी 4 ही जोड़ा है। डिजिट्स का एक आधी डिजिट का अंतर है, बाकी बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 रेशियो की शीट में आप देख सकते हो, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बिना इसमें पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दो संख्याएं हैं वो 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो यह अनुपात जो है वो 5:6 बन जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कितने, 36, 24, 42 और 40, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मुझे आप बताएं दोनों संख्याओं का अनुपातों में योग क्या है? 2 और 3 5 है, तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 5 का कोई ना कोई गुणांक होगा, और 5 का गुणांक 36 नहीं है, 5 का गुणांक 24 नहीं है, 5 का गुणांक 42 नहीं है, 5 का गुणांक केवल और केवल 40 है। तो 40 ही कंफर्म यहां पर आंसर होगा। तो आप बिना पेन चलाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात के चैप्टर में ऑप्शंस बहुत मदद करते हैं आपकी। दोनों संख्याओं का योग अनुपातों में 5 है, तो आपको दोनों संख्याओं का योग पूछा था, तो योग का मान भी अनुपातों में जो होगा वो 5 का गुणांक होगा। 2 और 3 5, 5 का गुणांक 40 है, तो आंसर कंफर्म यहां पर क्या होगा? 40 होगा। अब बात करें अपन इसको सरल करने की, बेसिक से अगर सरल करना चाहें तो यहां पर आप दोनों संख्याओं को मान लो, दोनों संख्याएं 2x और 3x हैं, दोनों संख्याएं 2x और 3x हैं, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, तो यह अनुपात जो है वो बराबर हो गया, किसके बराबर है? 5:6 के बराबर हो जाता है। उसके बराबर करेंगे, बराबर करते ही यहाँ पर अंदर वाले अनुपातों का गुणा बाहर वाले अनुपातों की गुणा के बराबर होगा, और बराबर करते ही x का मान आएगा, वो x का मान यहाँ रखेंगे तो दोनों संख्याएं आएंगी, संख्याएं आ जाएंगी तो संख्याओं का योग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक मैंने बता दिया आपको, तरीका बता दिया है, उससे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 79 के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी वही तरीका जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन को सरल किया। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है। प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है वो उसी के घनमूल का, वर्गमूल जो है वो घनमूल का कितने गुना है? n गुना है। वर्गमूल घनमूल का n गुना है, तो आपसे क्या पूछा है? तो वह संख्या क्या है? वो संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन से बहुत आसानी से आप सरल कर सकते हो, इसको देखते ही आप सरल कर पाओगे। जैसे मैं किसी भी ऑप्शन को चेक करता हूं, यहां पर वर्गमूल और घनमूल दोनों हो जाएं, ऐसी संख्या अपने को चेक करनी चाहिए। जैसे n की पावर 12 है उसके भी हो जाएंगे, n की पावर 6 उसके भी हो जाएंगे। मैं सीधा आपको ऑप्शन ही चेक करवा रहा हूं, यहाँ पर n की पावर 6 ले रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। n की पावर 6 का वर्गमूल अपन करते हैं, तो n की पावर 6 का वर्गमूल करेंगे तो पावर 1/2 करेंगे, घात से घात कैंसिल होगी, तो n की पावर 2 3 6, n की पावर 3 बचेगी यहाँ पर। और घनमूल करें तो n की पावर 6 का घनमूल करेंगे तो पावर 1/3 होगी, 3 दूनी 6, मतलब बचेगा n की पावर 2। क्या n की पावर 3 जो है वो n की पावर 2 का n गुना है? क्या वो n की पावर 3 जो है वो n की पावर 2 का n गुना है? क्या वर्गमूल जो है वो घनमूल का n गुना है? बिल्कुल n गुना है। n स्क्वायर को जब n से गुना करेंगे तभी तो n की क्यूब आएगी, मतलब आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसको ऑप्शन से कर सकते थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए किस प्रकार से है। रेशियो का ही क्वेश्चन है, रेशियो के काफी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, 3 क्वेश्चन आपको रेशियो की सीट में से पूछ लिए गए हैं। देखिए किस प्रकार से है। आपको रेशियो का जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरे टेस्ट में आप देख सकते हैं टेस्ट पेपर जो है, और उस टेस्ट पेपर में आप देख सकते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये तीसरा टेस्ट पेपर आपका मेजर टेस्ट तीसरा है,
और इस मेजर टेस्ट तीसरे में छठा क्वेश्चन देखिए आप, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। मैंने केवल वर्गों का योग करवाया है और आपको इसमें घनों का योग दिया है। बात एक ही है, वर्गों का योग है तो स्क्वायर कर देंगे, घनों का योग है तो क्यूब कर देंगे। और टेस्ट पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको संख्याएं पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें देखिए आपको किस प्रकार सोल्व करेंगे आप। इसमें घनों का योग दे रखा है, 3 संख्याएं जो है क्वेश्चन नंबर 81, 3 संख्याएं जो है वो किस अनुपात में आपको दे रखी हैं, 2:3:4 के अनुपात में दे रखी हैं और उनके घनों का योग जो है वो 21,384 है। घनों का योग 21,384 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या अनुपातों में कितनी है? 4 है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 18, 12, 36 और 24, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे बड़ी संख्या 4 है अनुपातों में, तो 4 का कोई ना कोई गुणांक आपका आंसर होगा। 4 का गुणांक इनमें से देखोगे तो 18 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो 4 के गुणांक हैं, मतलब आपका आंसर इन तीनों में से कोई एक है। अगर कोई एक ही गुणांक होता 4 का, कोई 4 का एक ही गुणांक होता तब तो वही आंसर होता, लेकिन यहां पर गुणांक दे दिया आपको 3, तो आप कंफर्म आंसर नहीं बता सकते, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब इसको सरल करें अपन, तीनों संख्याओं के घनों का अनुपात, तीनों संख्याएं अपन मान लेंगे, पहली संख्या 2x, दूसरी 3x और तीसरी 4x। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तीनों संख्याओं के घनों का योग, पहली संख्या का घन करेंगे तो 8x की पावर 3, इसका घन करेंगे 27x की पावर 3, इसका घन 4 का घन 64x की पावर 3। तीनों संख्याओं के घनों का योग बराबर कितना है? 21,384, 21,384 के बराबर है। बराबर करते ही आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। वो x की वैल्यू यहां रख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। सरल अपन यहां पर करेंगे, 4, 7, 11 और 8 है 19, 9 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 4, 11 और 8 है 19, 9 और हासिल 1, 6, 2, 8 और 1, 9, 99। x की पावर 3 बराबर 21,384। कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना। x की पावर 3 बराबर 21,384 बट्टे में कितना होगा 99, भाग देंगे तो x की पावर 3 बराबर आएगा यहाँ से 216 और घनमूल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 6 प्राप्त होगी। ये x की वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे आप तो 6 चौगे 24, ये सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और संख्या पूछे तो 6 3 18 और पहली संख्या पूछे तो 6 दूनी 12। तो 12, 18 और 24 वो तीनों संख्याएं होंगी। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आंसर क्या होगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 82। प्रायिकता का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रायिकता पर आधारित प्रोबेबिलिटी का। देखिए, अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। प्रायिकता का चैप्टर में आपको दिखाऊं, अगर प्रायिकता की सीट अपन देखें तो ये प्रोबेबिलिटी की सीट है, प्रायिकता की सीट है। इस प्रायिकता की सीट में आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। 6 में क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, उस पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको सीट में करवाया था, सरल करवाया था क्लास में। यहां पर देखिए अपन इसको किस प्रकार सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, 21 से 40 तक में संख्याएं जो है 21, 22, 23 इस प्रकार कहां तक की संख्याएं हैं, 40 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या चुनी जाती है और उसके अभाज्य होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। 21 से 40 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है और अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको पूछी है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में संभव परिणाम। संभव परिणाम तो 21 से 40 तक 20 संख्याएं होती हैं। 21 से 40 तक टोटल 20 संख्याएं होंगी। एक संख्या आप कोई भी चुनोगे तो 20 में से कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो कुल संभव परिणाम तो कितने हैं, 20 हैं। बात करें अनुकूल परिणामों की, ऊपर अनुकूल परिणाम लिखे जाते हैं। तो 21 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं कुल, तो कुल अभाज्य संख्याओं की बात करोगे तो 21 से 40 के बीच में 23 होता है, 29 होता है, उसके अलावा 37 होता है और 31 भी होता है। 31 होता है, 37 होता है, इसके अलावा भी क्या कोई और अभाज्य संख्या होती है क्या? 4 ही अभाज्य संख्याएं होती है 21 से 40 के बीच में। तो ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4। तो प्रायिकता होगी 4/20। सरल करेंगे, 4 का भाग देंगे तो मान आ जाएगा कितना, 1/5, जो पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन की तरह दे रखा है।
ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली रीजनिंग में पूछे जाते हैं, यहाँ आपसे मैथ्स में पूछ लिया गया है। ए तथा बी के पास कुछ सेव हैं। आपको अगर ए और बी के सेवों की संख्या अलग अलग पूछी होती, या अकेले ए के सेव पूछे होते हैं या अकेले बी के सेव पूछे होते, तब तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहां पर आपसे पूछा दोनों की सेवों की कुल कितनी सेव, दोनों के पास कुल कितनी सेव हैं, तब यहां पर आपके ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। अकेले ए के सेव अकेले बी के सेव पूछे होते या दोनों के अलग अलग सेव पूछे होते, तब तो करना आसान होता, लेकिन दोनों के कुल सेव पूछे हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शंस आपके काम नहीं करेंगे। यहाँ अपने को मानकर करना पड़ेगा, मान के करेंगे तो अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी। समीकरण किस प्रकार से, देखिए दोनों समीकरण अपन किस प्रकार बनाएंगे। ए के सेवों की संख्या ए मान ली, बी के सेवों की संख्या अपन ने बी मान ली। अब लेन देन जो है वो किस प्रकार है, ए बी को 2 सेव दे देता है, ए जो है वो बी को 2 सेव देता है, तो इसके पास तो सेव 2 कम हो गए, 2 सेव कम हो गए, इसके पास 2 सेव पहले से बढ़ गए, 2 इसने इसको दे दी तो इसके पास 2 कम हो गए, इसके पास 2 बढ़ गए, ठीक है। 2 सेव दे देता है तो ए के पास बी से आधी सेव रह जाती है, तो क्या हो गया, 2 सेव इसको देने से क्या हुआ, ए के पास बी से आधी सेव हो गई, ए के पास बी से आधी सेव हो गई। ये सेव जो है वो इससे क्या है, आधी है। अगर इसको अपन दुगुना कर दें तो क्या दोनों सेवों की संख्या बराबर हो जाएगी। ये जो सेव है वो इससे आधी हैं, तो दुगुना करने पर ही तो दोनों क्या होंगी, बराबर। एक समीकरण बन गई आपके यहाँ से सरल करेंगे तो 2a माइनस का 2 दूनी 4 बराबर b प्लस का 2, सरल करेंगे तो 2a और उधर माइनस b इधर ले आते हैं, माइनस बराबर 4 2 6, 2a माइनस b बराबर 6। एक समीकरण आपको मिल गई यहाँ से। देखिए आगे और बढ़ते हैं अपन, आगे और भी जानकारी आपको दे रखी है। यदि b a को 10 सेव दे देता है, देखिए a और b थे, यदि b जो है वो a को 10 सेव दे दे, a को 10 सेव दे देगा तो a के पास 10 सेव बढ़ जाएंगे, b के पास 10 सेव कम हो जाएंगे। b ने a को 10 सेव दे दी तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है, तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है, मतलब इसके पास तो अब b सेव हो गई, इसके पास कितनी सेव हो गई, अब a सेव हो गई, क्योंकि a और b तो मानना था अपने। तो यहां पर जैसे ही ये इसको 10 सेव देगा तो इसके पास a प्लस 10 हो गई, इसके पास b माइनस 10 हो गई, तो दोनों के सेवों की संख्या आपस में बदल गई। मतलब ये तो बराबर करोगे तब तो बराबर किसके होंगी, b के बराबर होंगी, या इसको बराबर करोगे तो ये बराबर किसके होंगी, a के बराबर होंगी। क्या दोनों एक ही बात है। अगर आप इस 10 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, a प्लस 10 बराबर है b, एक ही बात है दोनों। अब यहां से एक समीकरण आपको और मिल गई, क्या मिल गई, a माइनस बी बराबर माइनस 10 मिल गया। यहां से आप देख सकते हो आसानी से, या आप a को उधर लेना जाना चाहो तो क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस b बराबर 10। ये समीकरण यहां पर मैंने और लिख ली, और ये a और b में 2 समीकरण हो गई, दोनों को सरल करके a और b मतलब सेवों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर आप, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a जाएंगे तो a बचेगा, और a बराबर 10 और 6 16, तो a के जो वैल्यू है वो आपको 16 मिल गई। a की वैल्यू यहाँ पर आप रख दोगे तो 16 प्लस 10 बराबर b, मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 26 आ गई। तो a के सेवों की संख्या तो होगी कितनी, 16, b के सेवों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 26। आपको दोनों के सेवों की कुल संख्या पूछिए तो दोनों को अपन जोड़ देंगे, 16 और 26 को जोड़ेंगे तो कुल सेवों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 42 होगी। आपका आंसर हो जाएगा 42 नंबर। 42 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे अपन बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 जो है वो प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर भी सकते हैं आप इसको आसानी से। क्वेश्चन नंबर 84 आपको दे रखा है कितना, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449। तो x का मान क्या होगा, वो x का मान यहां से आपको ज्ञात करना है। सरल इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, का मतलब गुणा, 1/2 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1921, प्लस x का 15%, x का 15% मतलब बट्टे में 100 बराबर 2449। ये 1921 इधर से जाकर हो जाएगा, 1921 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, सॉरी, और यहां से x इंटू में 15 बट्टे में 100
बराबर क्या आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 2 2, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 528 बचेंगे। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 528 बराबर गुणा में 100 बटे में 15 आपको मिलेगा। इसको सरल कर सकते हो, सरल करोगे तो मान आ जाएगा 3520। ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बहुत आसानी से आप इसको सरल कर सकते हो। 3520 इसका आंसर हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 जो है वो सर्वांग क्षमता पर आधारित क्वेश्चन दे रखा है और काफी बच्चों का, जहां तक मैं समझता हूं काफी बच्चों का ये गलत हुआ होगा। कमेंट के माध्यम से आप इसको बता सकते हैं आपने इसमें कौन सा ऑप्शन किया और कौन सा इसका सही रहा आपका या गलत रहा। देखिए डायग्राम जो है वो डायग्राम मैं पहले बना देता हूं इसका, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। डायग्राम को एक बार अच्छे से आप समझ लें, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये आपको दे रखा ए बी सी डी, ए बी सी, और यहां पर ये पॉइंट आपको ई दे रखा है। इसके बाद यहां पर और भी दे रखे हैं आपको किस प्रकार से, इसको आपको डी दिया गया है और यहां से ए को सी से मिलाया गया है, और ये जो पॉइंट है इसको एफ दिया गया है, और यहां पर ये कोण और ये कोण दोनों में आपस में बराबर बताए गए हैं। अब देखिए जो जानकारियां आपको दे रखी हैं वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं। दर्शाए गए चित्र में AC बराबर AE, AC बराबर AE और AB बराबर AD, AB बराबर AD आपको दे रखा है, और कोण BAD बराबर है कोण EAC के, तब आपको यहां पर BC की वैल्यू निकालनी है। BC जो है वो किसके बराबर होगा वो आपको यहां पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज दिया है, सर्वांग क्षमता का अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं अपन सरल इसको। यहां पर देखिए ये दोनों कोण जो हैं, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर बता रखे हैं आपको। और कौन सी भुजा, AC और AE, AC यहां से यहां तक और AE ये भुजा, ये दोनों भुजाएं भी आपको बराबर बता रखी हैं। AB और AD ये दोनों भुजा भी आपको यहां पर बराबर बताई गई हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार सरल करें। BC मतलब यहां से लेकर यहां तक की इस भुजा का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। अपन यहां दो त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज कौन से लेते हैं यहाँ पर अपन, एक तो त्रिभुज लेते हैं ABC, ये कंप्लीट त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, और एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर ADE। देखिए कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, ये दो त्रिभुज यहाँ पर अपन लेते हैं। पहला त्रिभुज है वो ABC यहां तक है, दूसरा त्रिभुज लिया मैंने ADE, ये त्रिभुज लिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या ये A कोण है वो दोनों में समान है। कोण जो BAC जो है ये यहां से लेकर यहां तक का कोण, और कोण यहां पर देखें तो DAE कोण है वो यहां से लेकर यहां तक का है, ये दोनों में समान है। समान क्यों है, देखिए ये दोनों कोण आपको पहले से बराबर बता रखे हैं, क्वेश्चन में बता रखे हैं। ये जो कोण है, बीच वाला जो कोण है, ये कोण इसमें भी मैंने जोड़ दिया और ये कोण इसमें भी मैंने जोड़ दिया, तो दोनों पहले से बराबर थे। दो बराबर कोण थे, दोनों में बराबर जोड़ा तो योग भी बराबर ही होगा। मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि कोण BAC ये जो कोण है वो कोण DAE के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, मैं बता चुका आपको। उसके अलावा आपको पहले से दे रखा है कि AC बराबर AE, ये पहले से दे रखा है, और AB बराबर AD ये आपको पहले से दे रखा है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में मध्य का कोण तो दोनों में बराबर है, ठीक है। AC इसकी दूसरी भुजा बराबर AE इसकी दूसरी भुजा के बराबर है, और AB इसकी पहली भुजा, इसकी AD इसकी पहली भुजा के बराबर है। दो संगत भुजाएं बराबर हैं और उनके मध्य का कोण भी दोनों में बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं और उनके मध्य का कोण बराबर है, तो SAS सर्वांगक्षमता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, और संगत भुजाएं बराबर होंगी तो यहां पर इसकी जो दूसरी भुजा है, ये आपका दो इसमें लेना चाहो तो इसमें जब तीसरी भुजा BC है
तो इसकी तीसरी भुजा कौन सी होगी, DE होगी, वो बराबर होगी BC होगी, वो किसके बराबर होगी, DE के बराबर होगी, DE के बराबर होगी। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां देखोगे तो BC दूसरी भुजा है, तो यहां दूसरी भुजा कौन सी है, DE है, तो BC जो है वो DE के क्या होगी, बराबर होगी। तो आप इसको सर्वांग क्षमता से सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 85 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आप आगे बढ़ते हैं अपन। 85 के बाद अगला क्वेश्चन आता है 86। क्वेश्चन नंबर 86 किस पर आधारित है, शंकु पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 शंकु आकार टेंट है, उसके बारे में बता रखा है। मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा, आपको कौन की सीट, शंकु की सीट जो उपलब्ध करवाई है मैंने आपको, उसमें आप क्वेश्चन नंबर देखिए 8 और 9, देखिए कौन की सीट है, ये कौन की सीट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखें आप। 8 नंबर क्या है, एक सांकव तंबू के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 24 मीटर है, तो उस तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध कैनवास 2 मीटर चौड़ा हो। इसी प्रकार कैनवास का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 8 और 9 नंबर दोनों के दोनों जो हैं वो कैनवास पर आधारित क्वेश्चन हैं और वही आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। एक शंक्वाकार टेंट, शंक्वाकार 10 मीटर ऊंचा 10 मीटर ऊंचा और एक शंक्वाकार टेंट है। टेंट की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है और उसके आधार की परिधि है वो 44 मीटर है। आधार वर्त होता है, आधार जो होता है वो वर्त होता है और वर्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। वर्त की परिधि होती है 2πr और आपको परिधि पहले से बता रखी है कितनी, 44। इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ से r बराबर 44 बटे में 2 पाई पाई का मान 22 बटे में 7, सरल करेंगे तो r के मान यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी, यहाँ से 7 मीटर आ जाएगी। त्रिज्या आपको 7 मीटर मिल गई। ऊंचाई आपको पता है, आपको पूछा है टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत होगी। कैनवास जो होगा वो शंकु के ऊपरी भाग पर, जो ऊपरी ये भाग होता है, ऊपरी भाग किस प्रकार आप इसको बना सकते हैं, जैसे इस प्रकार आप इसको बनाएंगे तो ये जो ऊपर का जो आवरण होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो कैनवास से बनता है, बाकी नीचे तो वर्तीय भाग होता है, जमीन होती है। तो ये ऊपर वाला जो भाग है उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब वक्रीय भाग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो अपने को केवल वक्रीय भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसमें, तभी आप कैनवास निकाल पाएंगे। वक्रीय भाग जो होता है उसमें एल की जरूरत भी होती है। एल मतलब तिर्यक लंबाई, क्योंकि वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल की जरूरत पड़ती है वहां पर। तो अपन एल की वैल्यू अपन पहले निकालेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो एल स्क्वायर बराबर 149 और अनरूट करेंगे तो एल की वैल्यू यहाँ से लगभग 12.2 आपको प्राप्त होगी। तो तिर्यक लंबाई यहाँ से लगभग 12.2 मीटर आपको यहाँ से प्राप्त होगी। अब आप इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो वक्रीय भाग का क्षेत्रफल, वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 इंटू में एल का मान 12.2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 12.2 से गुणा करेंगे तो लगभग आपको मिलेगा कितना, 268 के लगभग मिलेगा। और 268 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिसमें 268.5 वर्ग मीटर आपको दे रखा है। तो ये प्रयुक्त कैनवास, इतने कैनवास की आपको आवश्यकता होगी, वो अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 86 के बाद आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 87। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रकार से, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल समीकरण की सीट देखिए आप, सरल एक घातीय समीकरण और सरल एक घातीय समीकरण में आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 से 38 तक के क्वेश्चंस देख सकते हैं, 35 से 38 तक के। उसमें सब में क्या दे रखा आपको, के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हो। 35 से लेकर 38 तक 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। देखिए क्या है इसका क्वेश्चन, समीकरण निकाय कौन सा दे रखा आपको, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और kx प्लस 6y और माइनस 7, 7 को इधर ले आते हैं, 7 उधर प्लस का इधर आएगा,
माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है? जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं होते। तो यहां से अपन क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे। a1 का मान 2, a2 का मान k बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? b1 बटा b2। b1 का मान 3, b2 का मान यहाँ 6। इसको वज्रगुणा करेंगे, यहाँ से सरल करें या सरल कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k बराबर नहीं होगा किसके? 4 के। वज्रगुणा कर सकते हो आप, तो k की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, k बराबर नहीं होगा किसके बराबर नहीं होगा? 4 के बराबर नहीं हो सकता। और ये आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत ही आसानी से आप इसको सरल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्गमूल और घनमूल पर आधारित क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 88 आपको दे रखा है, घनमूल भी है इसमें, यहाँ घनमूल का चिन्ह आपको दे रखा है और साथ में दे रखा है आपको 13.608 का स्क्वायर माइनस का 13.392 का स्क्वायर। आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है। पहली बात तो यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, तो घनमूल का चिन्ह तो है ही। एक बार दोनों को जोड़ेंगे 13 और 13 26, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 26 और 1 27 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसमें से ये घटाएंगे तो 13.608 में से 13.392 घटाएंगे तो ये 0.216 आपको मिलेगा। तो एक बार तो दोनों को आपने जोड़ दिया, एक बार दोनों को आपने घटा दिया। अब इसको घनमूल कर देते हैं अपन। 27 का घनमूल तो 3 है, 216 का घनमूल 6 होता है, लेकिन 3 अंकों के पहले दशमलव तो बाहर, 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 और 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो मान आपको प्राप्त होगा इसका 1.8, जो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। 88 के बाद 89 क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 89 किस प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 89 है वो क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो, n एक क्या हो? प्राकृत संख्या हो, तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य है। किससे भाज्य है? केवल 5 से, 5 तथा 13 से, केवल 4 से और केवल 9 से। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन आप देखो फ्री टेस्ट में, आपको जो फ्री मेजर टेस्ट मैंने दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर देखो 21 आप देखिए। फ्री मेजर टेस्ट है ये, जो अभी ऐप पर है और कोई भी उस टेस्ट को दे सकता है। ये टेस्ट अपना है फ्री मेजर टेस्ट रीट लेवल 2 मैथ्स के लिए मेजर टेस्ट है। और उस फ्री मेजर टेस्ट में आप क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n सदैव विभाजित होता है। किससे होता है? 5 से, 13 से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अपन कर भी चुके हैं इसको। इसी फ्री टेस्ट में से एक क्वेश्चन और आएगा, वो मैं और दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर नंबर चेंज नहीं है, ऑप्शन जरूर चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, तो अपन n का मान प्राकृत संख्या लेते हैं। सबसे पहले n का मान अपन यहाँ पर 1 ले लेते हैं। जब n का मान आप यहाँ लेके 1, तो 9 की पावर ये तो जाएगी 2 एकम 2 माइनस ये 4 की पावर 2 एकम 2, 9 की पावर 2 81 माइनस 4 की पावर 2 16। 81 में से 16 घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा? यहाँ पर 65 प्राप्त हो जाएगा। 65 किससे विभाजित होता है? 5 से भी होता है, 4 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 5 तथा 13 दोनों से होता है। 13 से भी जाता है, 13 पंचो 65, और 5 से करेंगे तो 13 पंचो 65। मतलब 5 तथा 13 जो है वो दोनों से ये पूर्णतः डिवाइड होता है। आपको n का मान और लेकर देखने की जरूरत नहीं है, केवल n का एक ही मान लेकर आप इसको सरल करेंगे तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। आगे भी आप n के मान और लेकर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी डिटो सेम क्वेश्चन आपको ये सीट में से या फ्री टेस्ट में से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही आसान प्रतिशत का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में से 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। विज्ञान विषय में 300 का पूर्णांक था, उसमें से उसने 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में 200 में से कितने अंक? साहित्य के अंदर
साहित्य में उसको 200 में से कितने अंक लाने पड़ेंगे जिससे उसे कुल 50% नंबर हो जाएं उसके। विज्ञान में 300 में से 32% नंबर लेके आ गया वो, और साहित्य में से 200 में से उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे उसका टोटल क्या हो जाए, 50% हो जाए। आप मुझे बताएं पूर्णांक कितना है, 300 और 200 500। पूर्णांक है 500 का, और 500 का 50% कहोगे, 50% मतलब 250, उसके नंबर आने चाहिए 250। 250 नंबर आएंगे तभी उसके 50% आएंगे। जबकि पहले पेपर में देखें तो 300 का 32% 96, पहले पेपर में तो उसके 96 नंबर आए हैं। तो 250 में से 96 अपन घटा दें तो बचेंगे 154, मतलब बचे हुए जो नंबर हैं वो उसको साहित्य में लेके आने पड़ेंगे। भाई दोनों पेपर 500 अंक के हैं और 50% आने चाहिए, मतलब 500 का 50% मतलब 250 नंबर उसके आने चाहिए टोटल, तभी 50% होगा। पहले पेपर में वो 300 में से 32% मतलब 96 नंबर ले आया, 250 चाहिए 96 ले आया, तो बचे कितने, 154 नंबर उसको और लाने पड़ेंगे। किस में से, साहित्य में से। साहित्य का पूर्णांक कितना है, 200 का, तो 200 में से उसको 154 लेके आने पड़ेंगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो साहित्य में उसको 77% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी उसका एग्रीगेट क्या होगा, 50% का होगा। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको भिन्न का दिया गया है। भिन्न के भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर एक तरह से, या और उसके आपके रेशो की भी आपको, तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से रेशो के भी बन गए। क्वेश्चन नंबर 91, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है। 45 मिनट जो है वो एक दिन की कितनी भिन्न बनती है, वो भिन्न बनानी है आपको। 45 मिनट जो है वो एक दिन की, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 गुणा में 60, और ये मिनट है तो ये भी मिनट में रखेंगे, ये घंटे होते हैं तो ये भी घंटे में, ये सेकंड होती है तो ये भी सेकंड में। तो ये एक दिन में मिनटों की संख्या और ये भी मिनट, सरल करेंगे तो भिन्न बन जाएगी। 15 से काटेंगे 3 बार, 15 चौको 60, 3 से काटेंगे तो 8 बार, तो ऊपर तो 1 है, नीचे 8 चौक 32 है, तो भिन्न निरूपण बनेगा वो 1/32 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। 91 के बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 92, और 92 है वो आपको फ्री टेस्ट में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक देखिए किस प्रकार से, मैं अभी दिखाता हूं आपको। 16 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस y की पावर 6 के गुणनखंड क्या हैं। इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। पहली बात तो मैं आपको टेस्ट पेपर में दिखा देता हूं, जो आपका फ्री टेस्ट था फ्री टेस्ट था वही अभी जो मैंने दिखाया था, रीट लेवल 2 मेजर टेस्ट फ्री टेस्ट आपको ऐप पर उपलब्ध करवाया था। उस फ्री टेस्ट में 21 नंबर क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको बताया था, और ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो a की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, 3 संख्याओं के गुणनखंड होंगे, और वो सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए अपन सरल करते हैं इसको, यहां पर किस प्रकार इसको सरल करेंगे अपन समझते हैं। और एक मैं आपको बताना चाह रहा था, इसके गुणनखंड करने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन को गुणनखंड करना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, ऑप्शंस की मदद से। ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको, एक x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस 4 इंटू में y की पावर 3 माइनस x की पावर 3 प्लस 4। ये तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा है, वो क्यों लिखा है, उसके पीछे क्या रीजन है उसको देखें आप। यहां पर x की पावर 6 जो है वो माइनस की है, x की पावर 6 किसकी में है, माइनस में है। जबकि केवल 4 ऑप्शनों में से केवल यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की पावर 3 ये और ये x की पावर 3 जब गुणा होंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस x की पावर 3 और 3 6 बनेंगे। उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में दोनों x को आपस में गुणा करने पर प्लस x माइनस x की पावर 6 नहीं बनता। सभी में देखो, आप पहले में देख सकते हो, पहले में भी x की पावर 3 दोनों में प्लस में है, तो x की पावर प्लस में 6 बनेगी पावर। दूसरे ऑप्शन में या चौथे ऑप्शन में सभी में दे रखा है ये प्लस प्लस के दे रखे हैं, तो प्लस के और प्लस के गुणा होंगे तो प्लस के आएंगे, जबकि यहां पर x की पावर 6 किस में है, माइनस में। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको x की पावर 6 माइनस में दे रखा है, और वही ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको इसको सरल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
बहुत आसानी से आप इसको, चतुराई से आप इसको सरल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें टाइम देना चाह रहे हो, आप इसको बेसिक से करना चाह रहे हो, तो वो बात अलग है। तो अपन किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 16 तो है ही, माइनस सभी से कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कॉमन लेने के बाद इनको क्या लिखते हैं अपन, किस रूप में लिखते हैं, देखो x की पावर 3 की 2 पावर कर देता हूं मैं आपको, x की पावर 3 उसकी 2 पावर कर देता हूं, कोष्टक खोलेंगे तो 3 दूनी 6 ही होगा। फिर उसके बाद प्लस बाहर, माइनस बाहर आ गया, तो ये तो गया प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 3 y की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस, और y की पावर 3 की पावर 2 कर देता हूं इसको भी, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये किस रूप में, 16 माइनस किसका होल स्क्वायर, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 का होल स्क्वायर बन गया ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a है x की पावर 3, b है y की पावर 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और 16 जो होता है वो आप पहले से जानते हो, वो 4 का स्क्वायर होता है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों को अपन जोड़ेंगे, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 4। एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, और आगे प्लस 4 है ही। मैंने आंसर की फॉर्म में लिखा है इसको। एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटेंगे, तो ये इस रूप में आएगा, और इस रूप में आपको यही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, जो कि क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए किस प्रकार है, शून्यकों का योग और उनका गुणनफल बराबर है। शून्यकों के बहुपद के चैप्टर में आपको काफी शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल पर आधारित काफी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, और उन पर आधारित उनके योग के, उनके गुणनफल के क्वेश्चंस काफी करवाए हैं। सीट में आप देख सकते हैं बहुपद आपको दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6k के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर है। योगफल और गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। अब योगफल को गुणनफल के बराबर करो। योगफल तो होता है माइनस का b बटे में a, गुणनफल होता है c बटे में a, दोनों आपस में बराबर होते हैं। b बटा a का मान माइनस b का मान है माइनस 3 बटे में a का मान है k, बराबर c बटे में a, c का मान माइनस का 6k और बटे में a का मान क्या है k, ये दोनों आपस में बराबर है। सरल अपन कर सकते हैं। कोष्टक खोलेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा। वज्रुणा करेंगे तो k इधर आ जाएगा, माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो k बराबर 3 बटे में माइनस 6, और k बराबर सरल करेंगे तो माइनस का 1/2 आपको प्राप्त होगा। सरल आप अपनी विधि से कैसे भी करना चाहें उसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 94। 94 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको समांतर चतुर्भुज पर आधारित दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की बात यहां पर की। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण है, एक तो 3x माइनस का 4 डिग्री और दूसरा है 3x प्लस 10 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण आपसे पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज जो है उसके दो आसन्न कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों दे रखे हैं मान लो, या ये और ये दे रखा है, चाहे ये और ये दे रखे हैं, आसन्न कोण दे रखे हैं। दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों आसन्न कोणों का योग होगा कितना, 180। 180 के बराबर करेंगे, बराबर करते ही x की वैल्यू आ जाएगी। बराबर करेंगे तो 3 और 3 6 और x, और यहाँ बचेगा कितना प्लस 6 बराबर 180। 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 174, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 निमा 54, x के मान आएगा 29। ये x का मान अपन यहाँ रखेंगे इसमें और इसमें, तो दोनों कोण आ जाएंगे। x का मान 29 रखेंगे, 29 87, 87 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 83 बचेगा। ये तो 3x से बड़ा है, ये 3x से छोटा है, छोटे वाला कोण पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 83 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95। ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये भी बहुत इजी आपको क्वेश्चन दिया गया है।
अपन समझते हैं। इस प्रकार की ग्राफ के काफी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका। सीट आप देखने चाहें तो माध्य माध्यिका बहुलक की जो सीट है वो सीट देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ रख रखी थी शायद, ये देखता हूँ। इस प्रकार की आयत ग्राफ और बार ग्राफ पर आयत चित्र पर आधारित आपको काफी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए थे, ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, 69, 69, 70, 71 इस प्रकार की बार ग्राफ पर आधारित काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। उन क्वेश्चंस में से बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है। आयत चित्र को पढ़ो और विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपए से कम है। जेब जो है, जेब खर्चा है वो भत्ता 40 रुपए से कम है, आपको दे रखा है। इस साइड तो आपको खर्च दे रखा है, जेब खर्च, और इस साइड में आपको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और इस प्रकार दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार 10, 20, 30, 40 ये रुपए आपको दे रखे हैं। इधर सबसे पहले है वो 20 के सामने है, उसके बाद 10 के सामने है, उसके बाद अगर देखेंगे तो आप किसके सामने है, 30 के सामने है, इसके बाद देखेंगे तो आपके सामने 40 के सामने लगभग ऐसा कुछ है। और भी आगे दे रखा है आपको, यहाँ भी दे रखा है। ये मान है 20, 40, 60, 80 और 100। आपको पूछा है, क्या पूछा है, जिनका उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपए से कम है। खर्चा है वो 40 से कम है, यहां से कम, इधर वाले विद्यार्थी 20 से कम, फिर ये 40 से कम, ये 60 से कम, आपसे 40 से कम ही पूछे हैं। तो 40 से कम इधर वाले विद्यार्थी जो हैं, यहां तक के जो विद्यार्थी हैं उनका जेब खर्च है वो 40 रुपए से कम है। तो पहले ये विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी ये और 10 विद्यार्थी ये, तो 20 और 10 से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जेब खर्च भत्ता है वो कितना है, 40 रुपए से कम है। तो आपका आंसर होगा इसमें कितने विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चंस रीट मेंस लेवल 2 की आज जो शाम की पारी में आयोजित की गई परीक्षा उसमें पूछे गए थे आपसे। सभी के 30 क्वेश्चंस का आपने सॉल्यूशन कर लिया है। कोई भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाल सकते हैं और अपना स्कोर जरूर जो है वो आप शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अपना जो ऐप है वो ऐप किस नाम से है वो मैं बता देता हूं आपको, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप पर अंक गणित, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए एलडीसी है, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए कोर्सेज मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं और भी नए नए कोर्सेज उस पर अभी लॉन्च करेंगे। जो भी कोर्स आपको चाहिए वो उससे आप बाई कर सकते हो। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो 9672825111 पर मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। इसी नाम से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना टेलीग्राम पर चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लें। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।